नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उड़ान ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम देखेंगे उड़ान टेस्ट सीरीज के टेस्ट क्रमांक 36 में छत्तीसगढ़ से पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ों पर विचार करें। देखिए, 3 स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना है सही उत्तर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है प्रदेश में ग्रामीण लिंगानुपात 956 है। दूसरा स्टेटमेंट है शहरी लिंगानुपात 991 है। तीसरा स्टेटमेंट है प्रदेश का कुल लिंगानुपात 1001 है। तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? देखिए, प्रदेश का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो है आपका कितना, 1001। शहरी लिंगानुपात कितना है, यह है आपका 956 और प्रदेश का कुल लिंगानुपात है 991। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा एक भी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मतरिंगा से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है। देखिए, ऑप्शन में दिया है कन्हार, गोपद, रिहंद, महान। अब पहले ये समझिए मतरिंगा है कहां पर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी, जिसमें हम जानते हैं कि छुरी की पहाड़ी कहाँ है, कोरबा जिले में। उदयपुर और मतरिंगा की पहाड़ी आती है सरगुजा जिले में। ठीक है, तो देखिए सरगुजा जिले में ही है मतरिंगा की पहाड़ी और यहां से एक नदी का उद्गम होता है रिहंद, जिसे स्थानीय भाषा में रेंड या रेहड़ नदी भी कहते हैं। इसे आप सरगुजा की लाइफलाइन भी कह सकते हैं। इसका उद्गम मतरिंगा की पहाड़ी से होता है। सरगुजा में अंबिकापुर इसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद यही नदी आगे बढ़ती है और सूरजपुर जिले में प्रवेश करती है और सूरजपुर के बाद ये बलरामपुर होते हुए यूपी में चली जाती है। ठीक है, और सोन नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर क्या होगा, रिहंद नदी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कृषि संगणना वर्ष 2010-11 के अनुसार प्रदेश में किस कृषक वर्ग की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, इसका सही उत्तर है लघु। ठीक है, तो 10-11 के अनुसार प्रदेश में लघु वर्ग के जो कृषक हैं इनकी संख्या हमारे यहाँ सर्वाधिक है, ना कि सीमांत, ना कि वृहत, ना कि मध्यम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कृषि वर्ष 2018-19 के अनुसार किस दलहन फसल का उत्पादन सर्वाधिक रहा है। देखिए, पहला दिया है तिवड़ा लाखड़ी, दूसरा चना, तीसरा अरहर, चौथा कुल्थी। इसका सही आंसर है चना और इसका कुल उत्पादन रहा है लगभग 680,000 मीट्रिक टन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ परियोजनाओं के नाम लिखे हैं, एक तरफ नदियों के नाम दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, पहला लिखा है सरोदा दादर, सामने है हाफ नदी। दूसरा है माडम सिल्ली, नदी है सिरियारी। तीसरा है गंगरेल, सामने है महानदी। चौथा है खुड़िया, सामने है मनियारी नदी। तो देखिए, मनियारी नदी पे खुड़िया परियोजना या इसी का दूसरा नाम है राजीव गांधी परियोजना, ये निर्मित है, ये विकल्प सही है। दूसरा है महानदी पर गंगरेल परियोजना, गंगरेल डैम कहिए या रविशंकर जलाशय परियोजना कहिए, तो ये भी सही है। तीसरा देखिए सिलियारी नदी पे माडम सिल्ली मुरुम सिल्ली, एशिया का पहला साइफन टेक्नोलॉजी वाला बांध भी कहा जाता है, तो ये भी इस पर निर्मित है, ये भी सही है। अगला है सरोदा दादर, ये हाफ नदी पर नहीं है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड की वर्तमान ताप विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो देखिए, इसका सही आंसर है 3080 मेगावाट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग 143B का संबंध निम्नलिखित में से किस जिला से है।
देखिए पहला ऑप्शन है सरगुजा, दूसरा है जसपुर, तीसरा है बलरामपुर रामानुजगंज, चौथा है रायगढ़। देखिए NH 143B का संबंध है जसपुर जिले से। ये हाईवे जो है जसपुर से लेकर के जगन्नाथपुर, जगन्नाथपुर से लेकर के गोविंदपुर, गोविंदपुर से डुमरी, डुमरी से फिर झारखंड तक जाती है। ठीक है, चल इसका लगभग लंबाई जो है 67 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कबीरधाम जिला का विशेषरा का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका सही आंसर है चीनी उद्योग से। कबीरधाम के विशेषरा में चीनी उद्योग की स्थापना की गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल चीनी उद्योग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अप्रैल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है अप्रैल पार्क के बारे में और इसका सही आंसर है भनपुरी में। भनपुरी कहाँ है? रायपुर जिले में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है राष्ट्र के खनिज उत्पाद मूल्य में छत्तीसगढ़ का क्रम वर्ष 2018-19 में क्या रहा है? इसका सही आंसर है तीसरा स्थान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है छत्तीसगढ़ के आधारभूत उद्योगों में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ के आधारभूत उद्योगों में से इनमें से कौन सा इंडस्ट्री शामिल नहीं है, हमें यह बताना है। पहला है सीमेंट उद्योग, दूसरा है इस्पात उद्योग, तीसरा है एल्यूमिनियम उद्योग, चौथा है चीनी उद्योग। और इसका सही आंसर होगा चीनी उद्योग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है 2001। कौन से महीने में? तो मई के महीने में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है बारहवां पारा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो हम सभी जानते हैं कि बारहवां पारा अभ्यारण्य जो है बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। राज्य में बांस वनों का विस्तार निम्नलिखित में से कितने क्षेत्रफल में है? इसका सही जवाब है 11,255 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। परजा जनजाति का युवा गृह क्या है? पहला ऑप्शन है रंगबंग, दूसरा है धागा बक्सर, तीसरा है धसरवासा और चौथा है गितियोना। इसका सही जवाब है धागा बक्सर। देखिए रंगभंग है भूइयां जनजाति का युवा गृह, धागा बक्सर है परजा जनजाति का युवा गृह, धसरवासा है भारिया जनजाति का युवा गृह और गितियोना है बिरहोर जनजाति का युवा गृह। ठीक है, तो इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा? धागा बक्सर परजा जनजाति का युवा गृह है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सेवा विवाह को बैगा जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? लमसेना जाना, लामानाई, पायसोतुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लमसेना जाना के नाम से बैगा जनजाति में सेवा विवाह को माना जाता है या जाना जाता है। ठीक है, देखिए सेवा विवाह को बैगा जनजाति लमसेना जाना के नाम से जानती है और गोंड जनजाति में इसे लामानाई भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सैन्य नृत्य है, यहां पर देखिए 4 विकल्प दिए हैं, भड़म नृत्य, गौर नृत्य, परब नृत्य और बार नृत्य। हमें बताना है इनमें से कौन सा सैन्य नृत्य है। इसका सही आंसर है परब नृत्य। देखिए भड़म नृत्य यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। दूसरा है गौर नृत्य, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा गया है, इसको सबसे सुंदर नृत्य कहा गया है। ठीक है, तीसरा है परब नृत्य, परब नृत्य को ही हम क्या कहते हैं? सैन्य नृत्य। और बार नृत्य के बारे में देखिए, यह मनोरंजन के लिए किसी भी समय किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, ये सभी चारों नृत्यों की विशेषताएं हैं जिनमें सैन्य नृत्य एकमात्र है परब नृत्य। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में उपलब्धि एवं अनुसंधान के लिए, दूसरा है सामाजिक समरसता के क्षेत्र में, तीसरा है लोक कलाओं के संवर्धन हेतु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है कृषि क्षेत्र में उपलब्धि एवं अनुसंधान के लिए यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
हमारा अगला सवाल है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, दूसरे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरे हैं विनोद कुमार शुक्ल, चौथे हैं पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विभिन्न उत्सवों में गाए जाने वाले पर्व गीत नहीं है। ठीक है, देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जिनमें गीतों के नाम दिए हुए हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे गीत हैं जो पर्व के दौरान नहीं गाए जाते, किसी त्योहार के दौरान नहीं गाया जाता। पहला है देखिए जवारा गीत, दूसरा है भोजली गीत, तीसरा है गौरा गीत, चौथा है बांस गीत। इनमें से अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तीनों गीत ऐसे हैं जो किसी न किसी पर्व के दौरान गाया जाता है। ठीक है, जब हम ज्वारा विसर्जन करते हैं उस समय, फिर जब भोजली का विसर्जन होता है तब भोजली गीत, गौरा गीत भी देखिए दिवाली के अवसर पर, दिवाली से पहले गीत गाया जाता है। ठीक है, अब ये है बांस गीत। बांस गीत एक ऐसा गीत है जो किसी पर्व के दौरान नहीं गाया जाता, इसे राउत जाति के लोग, ठीक है, किसी भी अवसर पर गीत का गान करते हैं। ठीक है, इसमें 3 मीटर लंबे बांस का एक वाद्य यंत्र होता है जिसको वादी कहते हैं। ठीक है, और उसी को मुंह से फूंक करके बजाया जाता है किसमें, बांस गीत के दौरान। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बेसर आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? देखिए पहला है कान, दूसरा है नाक, तीसरा है पैर, चौथा है कलाई। इसका सही आंसर है बेसर जो है नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। ठीक, अगला सवाल देखिए, धनकुल वाद्य यंत्र से क्या संबंधित नहीं है? अब देखिए यहां पर पूछा जा रहा है धनकुल वाद्य यंत्र से क्या संबंधित नहीं है। पहले ये जानते हैं धनकुल वाद्य यंत्र है क्या। ठीक है, धनकुल वाद्य यंत्र खासतौर से बस्तर संभाग में प्रचलित है। जब धनकुल पर्व होता है उस दौरान महिलाएं जो है इस वाद्य यंत्र को बजाती हैं और गीत का गान करती हैं। मुख्य रूप से जो तीजा पर्व के दौरान इस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। एक होता है धनुष, दूसरा होता है सूपा और तीसरा होता है मटका। ठीक है, तो एक सूपा होता है। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसे झाड़ू से पीट करके बजाया जाता है। ठीक है, एक स्टिक होती है, सीख वाली झाड़ू होती है, उससे पीट पीट करके इसको बजाया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा चीज संबंधित नहीं है। तो देखिए एक होता है घड़ा, दूसरा होता है सूपा, तीसरा होता है धनुष। ये तीनों इससे संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक बात, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है? पहला है हल्बा जनजाति, दूसरा है कमार जनजाति, तीसरा है कंवर जनजाति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है इन तीनों में से कौन सी जनजाति है जो उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है। तो हल्बा जनजाति आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में निवासरत है। कमार जनजाति ये हमें छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, कंवर जनजाति जो है ये अगर देखा जाए तो ये आपको उत्तरी क्षेत्र में और कुछ मध्य क्षेत्र में भी मिलेंगे। जैसे कंवर जनजाति के लोग सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़ क्षेत्र में मिलेंगे। वहीं कमार जनजाति गरियाबंद, हल्बा जनजाति बस्तर संभाग। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा, विकल्प सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद नहीं है? 4 नाम दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन राज्यसभा सांसद नहीं है। ठीक है, पहले देखिए रामविचार नेताम जी, दूसरे हैं सुश्री सरोज पांडे जी, तीसरी है श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी और चौथे हैं श्रीमती रेणुका सिंह जी। तो देखिए यहाँ पर रेणुका सिंह जी जो हैं ये लोकसभा सांसद हैं, ना कि राज्यसभा सांसद। ठीक है, ये सरगुजा क्षेत्र से हैं। ठीक है, ये आपको लोकसभा सांसद के रूप में मिलेंगे, बाकी ये सभी नाम जो हैं राज्यसभा से मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारा सही आंसर क्या होगा, विकल्प डी। अगला सवाल देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेषाधिकार समिति के सभापति कौन है? तो इसका सही आंसर है श्री मोहन मरकाम जी। ठीक है, ये विधायक भी हैं और कांग्रेस कमेटी में एक अच्छा खासा स्थान भी रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? देखिए, इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा सीट है, कितने लोकसभा सीट है? टोटल 11 लोकसभा सीट है छत्तीसगढ़ में। इनमें से अब देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या देखता हूं कि 11 में से 6, 4 और 1 का रेशियो बनता है। एक सीट रिजर्व्ड है किसके लिए? एससी कैटेगरी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। 4 सीट रिजर्व्ड हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और अन्य हैं 6 सीटें। हमें यह पूछा जा रहा है इन 4 सीटों के बारे में कि इन चारों में से इनमें से कौन सा एक नाम है। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या पता करना पड़ेगा? ये चारों नाम कौन से हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो इन 4 सीटों के नाम देखिए, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और बस्तर है। तो ध्यान से देखिए विकल्पों को, तो इसमें आपको एक नाम मिलेगा रायगढ़ का। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? विकल्प डी। अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ठाकुर राम सिंह जी का क्रम क्या है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो ठाकुर राम सिंह जी हैं, लेकिन इनका क्रम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तीसरा है, चौथा है, छठा है, 8वां है? सही आंसर है चौथा। अब देखिए इनसे पहले कौन कौन रहे हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे थे सुशील कुमार त्रिवेदी जी, दूसरे नंबर पे आए श्री शिवराज सिंह जी, तीसरे नंबर पे श्री पीसी दलई जी और चौथे नंबर पे आए कौन? ठाकुर राम सिंह जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्तमान परिवहन मंत्री कौन है? ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 13, और इन 13 मंत्री के पास अपना अपना विभाग होता है, इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ठीक है, तो इसी में आपसे पूछा जा रहा है कि परिवहन मंत्री कौन है वर्तमान में। तो परिवहन मंत्री हैं श्री मोहम्मद अकबर जी। ठीक है, इनके पास कौन सा विभाग है? देखिए पूरा नाम लिखा हुआ है, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन, विधि, विधायी कार्य। ठीक है, फिलहाल ये भी याद रखेंगे कि वन विभाग का नामकरण चेंज कर दिया गया है। ठीक है, वन एवं जलवायु संरक्षण विभाग ऐसा कुछ कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, केसरी बेड़ा अभिलेख में अर्थपति के लिए जिन उपाधियों का उल्लेख है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि उनमें सम्मिलित नहीं है? देखिए, पहला विकल्प है महेश्वर, दूसरा है महासेनापति, तीसरा है महाराज भट्टारक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ये जो 3 उपाधियों के नाम लिखे हुए हैं, ये तीनों उपाधि तो अर्थपति के लिए इस्तेमाल की ही जाती थी। इसके अलावा और भी उपाधियां थी जिनमें महाराज भट्टारक और सृष्टिराज वैभव ये सभी भी शामिल थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये सभी उसमें शामिल हैं। तो शामिल नहीं होने वाला क्या होगा? विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सा शिलालेख विजयी है, विजयी रहेगा के उद्घोष के साथ आरंभ होता है? पहला विकल्प है केसरी बेड़ा, दूसरा है पोरागढ़, तीसरा है राजिम शिलालेख और चौथा है रतनपुर शिलालेख। इसका सही आंसर है पोरागढ़ शिलालेख। पोरागढ़ अभिलेख जो है ये शुरू होता है विजयी है और विजयी रहेगा के उद्घोष के साथ। इसे जो नलवंशी शासक हुआ करते थे उन्होंने बनवाया था, खासतौर से स्कंद वर्मन का नाम इसमें शामिल होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के कौन से प्राचीन राजवंश सरभपुरियों के समकालीन हैं? ठीक है, पहला विकल्प है राजर्षि तुल्य वंश, दूसरा है नल वंश, तीसरा है पांडु वंश और चौथा है कलचुरी वंश। इसका सही आंसर है राजर्षि तुल्य वंश। इस वंश के जो शासक थे वो किसके समकालीन थे? सरभपुरी वंश के समकालीन थे। इनके बीच में युद्धों का या संघर्ष का भी उल्लेख मिलता है कुछ राजाओं के समय में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन से सरभपुरी शासक ने अपने नाम के पूर्व महा की उपाधि लगाया था? पहला है प्रसन्न मात्र, दूसरा है सरभराज, तीसरा है जयराज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें देखिए जो जयराज है इस शासक ने अपने नाम के पूर्व महा शब्द जुड़वाया था और क्या कहलाया था? महाजयराज कहलाया था।
ठीक है, लगभग 10 वर्षों तक शासन करता है। इसके 3 पुत्र होते हैं। फिर ये उत्तराधिकारी जो सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघराज, ये जो इसके पुत्र थे, फिर ये बाद में आगे जाकर के शासन संभालना स्टार्ट करते हैं। तो इनमें से शासक वही है जयराज, जिसने महा की उपाधि लगाई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किस राजवंश के राजाओं के सिक्कों में संस्कृत भाषा का उल्लेख मिलता है? पहला है नल वंश, दूसरा है पांडु वंश, तीसरा है सरबपुरी वंश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें सरबपुरी वंश के जो प्रथम शासक थे सरबराज, ठीक है, इनके सिक्कों में मुख्य रूप से आप देखेंगे तो संस्कृत भाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ का प्राचीन मंदिर है जहां प्राचीन काल से लाखा चाउर चढ़ाने की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है? पहला विकल्प है लक्ष्मण मंदिर, दूसरा है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, तीसरा है भोरमदेव और चौथा है भांडल देवल मंदिर। देखिए इसका सही आंसर है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जो खरौद वाला है। ठीक है, लखनेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और इस मंदिर के सामने लिखा हुआ है लक्ष्मणेश्वर महादेव का मंदिर। यहां पर मान्यता है कि यहाँ जो चावल के दाने होते हैं वो लाख की संख्या में चढ़ना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की मान्यता यहाँ पर आज भी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नन्नराज प्रथम के तीवर देव के पुत्र होने की पुष्टि कौन से ताम्रपत्र से होती है? ठीक है, पहला है अडभार ताम्रपत्र, दूसरा है सिरपुर ताम्रपत्र, तीसरा है बोडा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका पहला विकल्प अडभार ताम्रपत्र। अडभार ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि नन्नराज प्रथम के पुत्र तीवर देव हुआ करते थे, जिनकी उपाधि थी महाशिव की। फिर ये महाशिव तीवर देव कहलाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। किस पांडुवंशीय शासक का विवाह मौखरी के राजा सूर्यवर्मन की पुत्री वसाटा देवी से हुआ था? पहला विकल्प है नन्नराज प्रथम, दूसरे हैं चंद्रगुप्त, तीसरे हैं हर्षगुप्त, चौथे हैं बालार्जुन। इसका सही आंसर है हर्षगुप्त। पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त का विवाह कराया गया था मौखरी के राजा सूर्यवर्मन की पुत्री वसाटा देवी के साथ। बाद में जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो यही वसाटा देवी जो हैं सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराना प्रारंभ कराते हैं, जो आज भी अस्तित्व में है, जिसे उस समय विष्णु मंदिर कहा गया, बाद में यही क्या हो गया, लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुंड्री विजय अभियान किस वंश के शासकों से संबंधित है? पहला है कलचुरी, दूसरा है नलवंशी, तीसरे छिंदक नागवंशी और चौथा है सोमवंशी। इसका सही आंसर है छिंदक नागवंश के साथ ये उंड्री विजय अभियान संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सोमवंशी शासक कौन था? पहला विकल्प है महाशिवगुप्त, दूसरा है महाभवगुप्त, तीसरा है महाशिव तीवरदेव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है महाशिव तीवरदेव। सकल कोसलाधिपति की उपाधि मुख्यतः 2 शासकों ने धारण करी है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। एक नाम आता है महाशिव तीवरदेव का और दूसरा नाम आता है कलचुरी वंश के पृथ्वीदेव का। ठीक है, तो 2 लोगों ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोमवंशी शासक, तो देखिए पांडुवंशियों को भी सोमवंशी कहा जाता था। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किस शासक ने त्रिपुरी के शासक गांगेय देव को उड़ीसा पर आक्रमण में सहायता पहुंचाई थी? पहला है कलिंगराज, दूसरे हैं कमलराज, तीसरे हैं रत्नदेव प्रथम, चौथे हैं इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कमलराज। जब छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन था तो उसमें जो दूसरे नंबर के शासक थे, कलिंगराज के बाद कमलराज होते हैं, और इन्होंने ही जो त्रिपुरी के शासक थे गांगेय देव, इनको सहायता पहुंचाई थी उड़ीसा पर आक्रमण के दौरान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किस कलचुरी शासक की रानी का नाम राजल्ला था? ठीक है, पहला है रत्नदेव प्रथम, दूसरा है पृथ्वीदेव प्रथम, तीसरा है जाजरदेव प्रथम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, देखिए इनकी पत्नी का नाम था नोनल्ला, इनकी पत्नी का नाम राजल्ला, इनकी पत्नी का नाम लाछल्ला। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका विकल्प बी पृथ्वीदेव प्रथम। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में 8 घोषित कार्यवाहकों में से कौन शामिल नहीं? इसे डिक्टेटर भी कहा जाता है इंग्लिश में। आप जनरली सामान्यतः किसी किताब में पढ़ेंगे तो डिक्टेटरों का जिक्र होता है कि 8 डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे, उनमें से कौन सही नहीं है, कौन इसमें शामिल नहीं था। तो देखिए ये तीनों ही शामिल थे, रविशंकर शुक्ल जी भी थे, शर्मा जी भी थे, ब्रह्मदेव दुबे जी भी थे। इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा विकल्प डी। चलिए अगला सवाल देखिए, किस कलचुरी शासक के अभिलेख में पठान आक्रमण का उल्लेख मिलता है? ठीक है, देखिए पहला है कोसंगई, दूसरा है खरौद, तीसरा है रतनपुर, चौथा है घोटिया। इसका सही आंसर लिया गया है कोसंगई। देखिए कोसंगई में जब बाहर साय का शासन हुआ करता था, बहारेंद्र का शासन हुआ करता था, तो वहां पर कोसंगई एक माता का मंदिर था, वहां पर से एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। इसी शिलालेख में पता चलता है कि जब उनका शासन था तो यहाँ पर पठानों का आक्रमण हुआ था और उन्होंने ब्रह्मदेव जो बाहर साय जी थे, उन्होंने पठानों को सोन नदी तक खदेड़ा था। इसका जिक्र वहां पर मिलता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प ए। खरीफ वर्ष 2019-20 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने लाख टन धान की खरीदी की गई? इसका सही आंसर है 83.94 लाख टन धान की खरीदी 2019-20 में की गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राज्य सरकार ने सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की? सही जवाब है 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि में किस राष्ट्र के खनिज उत्पादन मूल्य में छत्तीसगढ़ का योगदान सर्वाधिक रहा है? ठीक है, इसका सही आंसर है विकल्प बी। 2017-18 में छत्तीसगढ़ का उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक योगदान रहा है। ठीक है, आगे को क्वेश्चन सर लेकर के आएंगे। तो आगे देखते हैं हम टेस्ट 36 में इतिहास के प्रश्नों का विश्लेषण, जिसमें प्रश्न इतिहास के होंगे 46 से 55, अर्थात 10 प्रश्नों का हम यहाँ पर विश्लेषण देखने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है? अब देखिएगा, स्ट्रेची आयोग अकाल से संबंधित था, बिल्कुल सही। नील आयोग कृषि से संबंधित था, हमने देखा भी था, नील विद्रोह होता है। फिर हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है, और फिर बात करते हैं हिरले आयोग, ये जो है सिंचाई समस्या से संबंधित नहीं है, जबकि ये किससे संबंधित है? श्रम अर्थात मजदूरों से संबंधित समस्या के लिए ये आयोग आया था। तो याद रखिएगा, इसका गठन 1929 में होता है लॉर्ड इरविन के समय। तो ये श्रम सुधार के लिए होता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा गलत कौन सा है आपका? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय था जिसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? तो याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर, कभी कभी इन्हें ठाकुर भी लिखा जाता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। तो याद रखिएगा, इन्होंने पहली बार भारतीय सिविल परीक्षाओं में पास किया था लगभग 1861 के आसपास। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार ये प्रश्न पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत श्रमजीवी अखबार किसने शुरुआत की थी? तो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मजदूरों से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, उससे संबंधित एक अखबार भी आया था जो शशिपदा बनर्जी द्वारा लिखा गया था। अब शशिपदा बनर्जी के बारे में अगर कहें तो वर्ष 1870 में बंगाल में शशिपदा ने मजदूरों का एक क्लब भी स्थापित किया था और भारत श्रमजीवी नामक एक पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इससे हो सकता है ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम में दिखे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब हमको बताना है कौन सा गलत है। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल सही है। फिर सरदार पटेल, तो किससे? बारदोली सत्याग्रह, बिल्कुल सत्य है। सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस अर्थात सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, बिल्कुल सही है, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिर मोहम्मद अली जिन्ना, अंतरिम सरकार, तो याद रखिएगा अंतरिम सरकार में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं होते, कोई और 5 सदस्य रहते हैं मुस्लिम लीग के जो शामिल होते हैं। कौन कौन है? तो जोगिंदर नाथ मंडल, गजनफर अली, लियाकत अली चुद्रीगर और अब्दुल रब निस्तर, ये शामिल होते हैं अंतरिम सरकार में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जो सम्मिलित नहीं है वो कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, अंतरिम सरकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, लिखा हुआ है किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया हुआ था? ठीक, तो याद रखेगा खिलजी वंश के एक शासक होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद, जिन्हें हम मुबारक शाह खिलजी के नाम से जानते हैं।
इन्होंने ही खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो एकमात्र शासक जिन्होंने खलीफा की उपाधि धारण की वो कौन है? तो मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न है, विजयनगर आने वाले यात्रियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अब देखिएगा यहां से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य से। अब बीते वर्ष यहां से विद्वान श्रीनाथ से संबंधित यहां पर प्रश्न पूछा गया है, तो हो सकता है आने वाले वर्षों में यहां से प्रश्न बने यात्रियों से संबंधित। तो देखिएगा सबसे पहले जो आगमन होता है अब्दुल रजाक का होता है। किनके दौरान आते हैं? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आते हैं। तो महुयान इनका आगमन होता है मल्लिकार्जुन के समय। तो ये कौन से वंश से हैं? तो विजयनगर में जो सबसे पहला वंश होता है संगम वंश, उससे संबंधित है। फिर नूनिज, तो इनका आगमन होता है तुलु वंश के शासक अच्युत राय के समय। और सीजर फेडरिक ये कब आते हैं? तो याद रखिएगा इनका आगमन होता है तालीकोटा युद्ध के जस्ट बाद। तो ये आते हैं सदाशिव राय के समय। तो देखिएगा इस क्रम में कौन दिख रहा है? तो अब्दुल रजाक तीसरे में है। तो तीसरा कहां पर दिख रहा है? सबसे पहला बी में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। तो ये क्रम आपको क्या करना है? याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है मैच द फॉलोइंग करके भी ये प्रश्न आपके सामने कभी दिखाई दे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अभ्युदय पत्रिका के रचनाकार कौन है? देखिए हमारे जो भारत रत्न है महामना अर्थात कौन? तो मदन मोहन मालवीय जी, इन्होंने ये पत्रिका प्रारंभ की थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, हो सकता है आपसे पूछा जाए, क्योंकि अन्य जो भारत में अन्य क्षेत्र जहां पर आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है वहां पर ये प्रश्न पूछा ही जा रहा है। तो यहां पर याद रखिएगा महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा यह पत्रिका जारी की गई है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ताम्र संस्कृति के अंतर्गत निम्न स्थल शामिल हैं। तो देखिएगा ताम्रपाषाण संस्कृति आप जब पढ़ते हैं, जस्ट सिंधु घाटी सभ्यता से पहले और नवपाषाण युग के बाद जो सभ्यता होती है जहां पर तांबे का प्रयोग किया जाता है सर्वप्रथम, उसे ही ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जिसमें जोरवे, रंगपुर, मालवा और सावलदा शामिल है। मेहरगढ़ शामिल नहीं। तो जहां 4 लिखा होगा वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो 4, 4 और 4 मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 1, 2, 3 और 5। अगला प्रश्न है, किस सूत्र साहित्य में लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो देखिएगा कल्प सूत्र के अंदर ही क्या होता है? 4 सूत्रों का उल्लेख होता है, जिसमें क्या है? सौत सूत्र, शुल्ब सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। सभी सूत्रों में अलग अलग उल्लेख मिला है, लेकिन लौकिक और पारलौकिक शक्तियों या कर्तव्यों का उल्लेख याद रखिएगा गृह सूत्र में किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। निरंतर सूत्र साहित्यों से प्रश्न बन रहा है, ये आपको देखना है। अगला प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार सत्य कथन का चयन कीजिए। तो आपको बताना है मेगास्थनीज की इंडिका में क्या चीज सत्य है। तो देखना है, सत्य देखना याद रखेगा आपको, जो सत्य होगा उसको पहचानना है। तो देखिएगा मौर्य साम्राज्य में अकाल पड़ता था ऐसा नहीं कहा गया, उन्होंने माना है कि अकाल नहीं पड़ता था। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया हमारा। फिर है नागरिक लेखन कला में निपुण थे, जबकि इंडिका में क्या बोला गया है कि यहाँ के लोगों को लिखने की कला नहीं थी, लिखने की कला नहीं आती। तो ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद है समाज में दास प्रथा नहीं थी। जी हाँ, इंडिका में दास प्रथा नहीं होने का उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल ये क्या है? सत्य है। फिर डी अगर ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम, समाज 4 भागों में विभाजित था। बिल्कुल नहीं, इंडिका के अनुसार क्या था कि जो समाज था वो 7 भागों में विभाजित था। मतलब ये भी क्या हो गया? गलत। तो हमको क्या पहचाना था? सत्य कथन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सत्य हो जाएगा। तो ये रहे हमारे टेस्ट नंबर 36 के प्रश्नों का विश्लेषण। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इसमें लिखा हुआ है कि पूर्वी हिमालय, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की जो दिशा है वो पश्चिम से कहाँ है? पूर्व है। याद रखेगा हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय। उसके बाद मिश्मी हिल, पटकोई बूम, नागा मड़ी, मीजो की पहाड़ी, ठीक है। फिर अराकान यूमा पर्वत, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों की बात हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ हम बात कर रहे हैं अगर पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वांचल हिमालय की बात कर रहे हैं,
तो पूर्वांचल हिमालय की जो दिशा है उत्तर से दक्षिण की ओर है, ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहीं दूसरे कथन की बात करें तो ये पहाड़ियां जो है मजबूत बलुआ पत्थर यानी अवसादी शैलों से बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्टेट व्याख्या की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, तो याद रखिए पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है तथा मजबूत बलुआ पत्थर यानी अवसादी शैलों से बनी है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथनों में कथन नंबर 2 आपका क्या है, सही है, और पहला गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल 2 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है झीलें जो है वो नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। ठीक, चलिए, तो झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। ठीक है, नदी जो बह रही है अगर उसमें झील की नदियां भी आके शामिल हो जाए तो वो भी क्या करती है, उसको बहाव में सहायक होती है। ठीक है, अगला, झीलें बाढ़ को रोकती है, तो अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में भी सहायक होती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट भी आपको क्या है, सही। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती है, तो बिल्कुल ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है। ठीक है, चलिए, चौथा कथन कहता है झीलें जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं। यहां पर देखिए और जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है झीलें। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यावरण को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। कहने मतलब ये कि झील के संबंध में लिखे हुए चारों जो कथन है वो आपके सही है। बात यहाँ पे क्या कर रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए, यानी लौटते मानसून की बात हो रही है, यहाँ पे लौटते मानसून को मानसून का क्या कह रहे हैं, निवर्तन कहते हैं। बिल्कुल सही, आपका पहला कथन क्या है, आपका सही है। दूसरे कथन की बात करें, लौटती हुई मानसूनी पवनें जो है वो अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करवाती है। तो यहाँ पे याद रखेगा लौटता मानसून जो है वो अरब सागर से नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु तट पर वर्षा करवाती है। ठीक है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, पहला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल एक आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करती है? ठीक है, तो स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पे लाल और पीली मृदा, दूसरा लेटराइट मृदा, तीसरी काली मृदा और चौथी पीट युक्त मृदा। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका जवाब होगा काली मृदा, क्योंकि काली मृदा की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। जल धारण क्षमता, या फिर ये कहना चाहिए कि इसकी असाधारण जल धारण क्षमता होती है, जिसकी वजह से इसको सिंचाई की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, कि खुद ही अपनी जुताई कर लेती है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें लिखा हुआ है कि शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। शुष्क पर्णपाती यानी पतझड़ प्रकार की वनस्पति। तो पतझड़ वनस्पति दो प्रकार की होती है, एक आर्द्र पतझड़ होती है और एक शुष्क पतझड़ होती है। सवाल यहाँ पे किसकी हो रही है, शुष्क पतझड़ की हो रही है। ठीक है, तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल सही, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा किसके लिए, शुष्क पतझड़ के लिए, और वहीं पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा किसके लिए, आर्द्र पतझड़ के लिए जरूरी होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो शुष्क ऋतु शुरू होते ही शुष्क पर्णपाती वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदानों में नग्न पेड़ खड़े रहते हैं। घास के मैदानों में बिना पत्तों के पेड़ खड़े नजर आते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, यानी कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की।
इसमें लिखा हुआ है झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, कि विशिष्टताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहला कथन है, इसमें मुख्यतः व्यापारिक फसलें उगाई जाती है। भैया जो गांव वाले लोग, जो आदिवासी लोग जो झूमी कृषि कर रहे हैं, ठीक है, झूम कृषि कर रहे हैं, उसमें व्यापारिक फसलें नहीं बल्कि खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। ठीक है, ये आपका जो झूम कृषि है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। ठीक है, बट उत्पादन का स्तर जो है वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, गांव के पेड़ों को काट कर या जलाकर वहां पर क्या करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, और जब वो मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं, क्योंकि कि इसमें जब यहाँ की उर्वरता खत्म हो गई तो किसी दूसरी जगह जाके पेड़ों को काट के जला के फिर वहां पर कृषि करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये पहला कथन गलत है। दूसरे कथन की बात करें, इसमें उत्पादन अधिक होता है। तो ये उत्पादन अधिक कैसे होगा? ठीक है, खाद वाद कुछ डालते नहीं है इसमें, ये जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है उसी आधार पे क्या करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, इस कृषि से मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है वृक्षों की कटाई। ठीक है, वृक्षों की कटाई, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो क्या करती है, मृदा को बांध करके रखती है, और वहीं पर अगर वृक्षों की कटाई कर दी जाए तो जो जड़ें जो मृदा को बांध के रख रही थी अब वो नहीं बांध पाएगी, और वर्षा होने की वजह से हवाओं द्वारा, नदियों द्वारा मृदा क्या होगा, अपरदन होगा। ठीक है, तो इस कृषि से मृदा अपरदन होता है, बिल्कुल सही है ये। उपयुक्त में से कौन सा कथन अगर सत्य है ये पूछा जा रहा है तो केवल 3 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन ये कह रहा है कि लौह अयस्क, कोयला और कपास जो है वो भार हास वाले कच्चे माल है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लौह अयस्क भार हास वाले कच्चे माल है, कोयला भी भार हास वाले कच्चे माल है, लेकिन कपास जो है वो भार हास वाले कच्चे माल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भार हासी कच्चा माल वह है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान भार में कमी आ जाती है। ठीक है, क्वांटिटी रहती है इतनी, हो जाती है इतनी। ठीक है, लौह की बात करें तो लौह में जो लोहा निकाला जाता है तो लौह जितनी मात्रा में उद्योग पहुंचता है उतना लोहा ना निकल के कम निकलता है। वैसे कोयले की भी स्थिति होती है, लेकिन कपास की बात करें तो कपास जो है जितना रहेगा उतना ही क्या बनेगा, कपड़ा बनता है। ठीक है, इसलिए कच्चे माल का भार उत्पादित वस्तुओं के भार से अधिक होता है। लौह और कोयला जो है वो भार हासी कच्चे माल है, लेकिन कपास नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, फुटलूस उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें संसाधनों, सेवाओं अथवा परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल, फुटलूस उद्योगों को परिवहन, सेवाओं आदि कारकों से अप्रभावी रहते हुए कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इन उद्योगों में उत्पादन लागत अक्सर सीमित होती है। उत्पादन या उत्पाद को कहीं भी असेंबल किया जाए, उत्पादन लागत में कोई अंतर नहीं आता। हीरा उद्योग, कंप्यूटर चिप उद्योग आदि जो है फुटलूस उद्योग के उदाहरण हैं। ये ज्यादातर गैर प्रदूषणकारी उद्योग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आपका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी केवल 2 आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 63। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। सबसे पहला बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। भारत की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के आधार पर का राज्यों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर, ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या और उसकी तुलना में राज्यों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर उपयुक्त राज्यों का सही आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, वहीं अवरोही पूछेगा तो घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, इन राज्यों की बात करें तो इन राज्यों का अगर जनसंख्या देखी जाए तो हरियाणा का 2,53,00,000, राजस्थान 6,85,00,000, मध्य प्रदेश 7,26,00,000 और बिहार 10,40,00,000। ठीक है, अगर बढ़ते क्रम में देखा जाए तो हरियाणा आपका पहला, ठीक है, ये पहला हो जाएगा, फिर वहीं पर राजस्थान दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा और बिहार चौथा। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में देखा जाए तो हरियाणा, ठीक है, यानी कि चौथा, फिर आपका राजस्थान दूसरा, फिर मध्य प्रदेश आपका तीसरा और आपका बिहार चौथे नंबर पे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ये भी आपको जनसंख्या अगर पता होगी तो बिल्कुल आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए
नमस्कार। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 36 के संविधान के प्रश्नों का विश्लेषण। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 64। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन में चुनाव की अधिसूचना जारी करना, जी हाँ ये काम चुनाव आयोग करता है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, जी हाँ चुनाव चिन्ह का बंटवारा भी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है चुनाव की वैधता का निपटारा करना, और अंतिम ऑप्शन है चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना। ये भी चुनाव आयोग का कार्य है, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है, और ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। परंतु चुनाव की वैधता का निपटारा चुनाव होने के पश्चात किया जाता है, और चुनाव की वैधता का निपटारा न्यायालय के द्वारा होता है, न कि चुनाव आयोग के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर द्वारा, जी नहीं राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा के स्पीकर संपन्न नहीं करता। प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, जी नहीं। संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा, जी नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कथन कारण वाला प्रश्न है। आपसे कथन पूछा गया है परिसंघ में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। जी हाँ, परिसंघ की बात करें तो परिसंघ का एक लक्षण है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, तो ये सही होगा। अगला ऑप्शन है विधान किसी अन्य विधानमंडल को दिए गए विषय का आनुषांगिक रूप से अतिक्रमण करने के कारण ही विधि विरुद्ध नहीं हो जाता। जी हाँ, कारण आर भी सही है। अगर एक विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून किसी दूसरे विधानमंडल के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण करता है, तो यहाँ पे सार और तत्व का सिद्धांत देखा जाता है। तो अगर सार और तत्व के सिद्धांत के आधार पर वह विधान सही है, तो वह दूसरे राज्य के कुछ क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन आर भी सही हो जाएगा, सार और तत्व के सिद्धांत के आधार पर। तो क्योंकि ए भी सही है, आर भी सही है, तो हम देखेंगे क्या ये इसका स्पष्टीकरण है। तो हम देखेंगे जी नहीं, ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो आप देख लेते हैं कि हमारा सही ऑप्शन कहाँ हमको मिलता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, जी नहीं स्पष्टीकरण तो यहाँ पर नहीं मिल रहा हमें। ए और आर दोनों सही हैं, जी हाँ बिल्कुल, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जी हाँ, हमारा सही उत्तर है बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है संघ का अति महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए अति महत्वपूर्ण लक्षण की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इस शब्द पर ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन शक्ति का पृथक्करण, जी हाँ यह संघ का लक्षण है, परंतु अति महत्वपूर्ण है कि नहीं ये हम सारे लक्षणों को पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे। शक्ति का विभाजन, जी हाँ ये भी लक्षण हमें संघ में मिलता है। न्यायिक पुनराविलोकन, जी हाँ ये भी लक्षण मिलता है। सार्वभौमिक विधान, ये लक्षण भी संघ में मिलता है, परंतु यहाँ पर सबसे ज्यादा सही अगर हम ढूंढना चाहेंगे तो वो हमें मिलेगा सार्वभौमिक विधान। इसका अर्थ होता है कि संघ में ऐसी विधियां बनाई जा सकती हैं जो सारे देश पर लागू हों, या दूसरे अर्थ में दूसरे शब्दों में मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक विधानमंडल द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को संपूर्ण भारत में मान्यता दी जाती है। तो अगर एक कोई विधानमंडल कोई कानून बनाता है या संघ कोई कानून बनाता है, तो उसके कानून को सभी भारत के क्षेत्रों में मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पे सार्वभौमिक विधान संघ का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है राष्ट्रपति से, संसद से, भारत के लोगों से, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से। तो आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे तो वो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा हुआ है। वहीं से समझ में आ जाता है कि भारतीय जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों में सन्निहित है। सही उत्तर है सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में एक अभियुक्त को निम्नलिखित संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अभियुक्त के संरक्षण की बात कर रहा है ये। कौन कौन से संरक्षण दिए गए हैं ये आपको बताया जा रहा है, और इसका क्रम आपको बताना है। तो संविधान में किस क्रम से ये संरक्षण आते हैं। कार्य के पश्चात की विधि, ये जो है आपका 20(1) में आता है। तो ऐसी कोई विधि भारत में नहीं बनाई जा सकती जो भूतकाल की तिथि से लागू होती हो। तो जो ऐसी विधियां हैं एक्स पोस्ट फैक्टो जो इफेक्ट रखती हैं, उससे संरक्षण भारतीय संविधान प्रदान करता है, और ये संविधान के अनुच्छेद 20(1) में वर्णित है। चलिए दूसरा देखते हैं। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये संविधान का अनुच्छेद 22 है। दोहरे संकट से संरक्षण, ये संविधान का अनुच्छेद 20(2) है।
तो अगर इसको मैं सेट करना चाहूँ तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा और उसके बाद 2 आएगा। देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। तो ए हमारा ऑप्शन है 1, 3 और 2, तो सही हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किन रिटों में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, यानी नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है उसका पालन नहीं किया जाता। आपके सामने ऑप्शन है प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार परीक्षा। देखिए इसमें ये जो 3 रिट है, देखिए नैसर्गिक न्याय के किस सिद्धांत की यहाँ बात की जा रही है। तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत बोलता है कि बिना किसी दूसरे व्यक्ति को सुने उसके विरुद्ध कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा में तो दूसरे व्यक्ति को सुना जाता है, परंतु परमादेश अर्थात हम आदेश देते हैं कि रिट जब जारी होती है तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को सुनना आवश्यक नहीं होता है। तो यहाँ पर परमादेश की रिट में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत पालन नहीं किया जाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, परमादेश की रिट में। यहाँ पर हमारे टेस्ट नंबर 36 के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, उड़ान आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर टेस्ट नंबर 36 जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है उस पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर कौन कौन से सवाल आए हैं, उसके कौन कौन से आंसर होने चाहिए, इसमें कौन कौन से और फैक्ट छुपे हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर आने वाले एग्जाम में कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, इन बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन आया है आपका क्वेश्चन नंबर 72 में कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभ तथा ब्याज की प्राप्ति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, यह हमसे सवाल पूछा गया है। तो हम जानते हैं हमारे देश में जो है पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें सरकार की भागीदारी 50% से ज्यादा हो, मतलब कम से कम 51% तो होनी चाहिए। इसको हम बोल देते हैं पब्लिक सेक्टर। जैसे एग्जांपल हमारे यहाँ भिलाई स्टील प्लांट है। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि इनका जो लाभ है और ब्याज की जो प्राप्ति है, इनके द्वारा लाभ मिलेगा वो अलग है, और एक है आपका ब्याज, किसी धन पर जो ब्याज मिलता है वो किस तरह का एग्जाम्पल है बोल रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत का बजट होता है, हालांकि बजट शब्द का उल्लेख तो है नहीं, लेकिन लेखा शब्द का उल्लेख है आपके आर्टिकल 112 में। केंद्र का लेखा 112 में है और 202 में क्या है आपका राज्यों का लेखा है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात कर रही है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की, तो उनका बेनिफिट, तो बेनिफिट तो टैक्स में नहीं आता। टैक्स क्या होता है आपका, कंपनी बेनिफिट कमा के जो टैक्स दे तो वो टैक्स होगा, तो कर राजस्व तो हो ही नहीं सकता ये। और दूसरा ब्याज, ब्याज टैक्स तो होता नहीं, तो इस तरह से पहला ऑप्शन तो कट जाएगा। क्या ये पूंजी है, क्या ये हमारा ब्याज हमारा कोई पूंजी है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो इस तरह से पूंजी भी नहीं होगा, ये कैपिटल तो है ही नहीं। घाटे की बात तो हमको करनी नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर लाभ मिल रहे हैं। घाटे की बात तो हमको यहां पर करनी नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर तो लाभ हो रहे हैं, तो इस तरह से ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो इस तरह से जो इसका ऑप्शन बी है आपका गैर कर राजस्व प्राप्तियां, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है, केंद्रीय बिक्री कर को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में किस रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं जीएसटी के बारे में कॉमन जानकारी होना चाहिए कि जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है। ये क्या है आपका, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ये भी हमको याद होना चाहिए। कर सिस्टम क्या है इसमें हमारे पास, तो 0 है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। तो इस तरह से आप देखें तो यहां पर 4 स्लैब हैं और अगर 0 को भी जोड़ दे तो 5 स्लैब आपको दिखते हैं यहां पे। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या पूछा है कि जो आपका केंद्रीय बिक्री कर है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, तो ये किस में जाएगा आपका वस्तु एवं सेवा कर की बात कर रहे हैं यहां पर। और किसके लिए पूछ रहे हैं आपका, केंद्रीय बिक्री कर की बात कर रहे हैं। तो ये अपना क्षतिपूर्ति में तो आता नहीं है, स्टेट में भी नहीं आता, इंटीग्रेटेड में भी नहीं आता, ये आता है आपका सेंट्रल जीएसटी में। इसको जो है केंद्र सरकार जो है वसूल करती है। ठीक है, किसको, आपका केंद्रीय बिक्री कर को, ये केंद्र का काम है इसलिए ये सेंट्रल जीएसटी में या सीजीएसटी में आता है। ठीक, तो इसकी कॉमन जानकारी भी आपको रहनी चाहिए कि भारत में कब से लागू है, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये हमको ध्यान होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, ऋण की अवधि के अनुसार दिनों के बढ़ते क्रम में आपको बताना है, दिनों के बढ़ते क्रम में इसको समझना है आपको। तो ये जो है आपका टर्म मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये एक प्रकार का ट्रेजरी का वर्ड है आपका, ट्रेजरी का वर्ड है। तो जो आपका कॉल मनी दिख रहा है ये जो है इस सिस्टम का सबसे छोटा है। इसमें क्या होता है, एक दिन के लिए आपका
उधार का लेन देन हो जाता है यहां पर। कॉल मनी में कितने दिन का होता है आपका? 1 दिन का केवल उधार की लेन देन हो सकती है यहां पर। उसके बाद है आपका नोटिस मनी। नोटिस मनी में क्या होता है आपका? 2 से 14 दिन के लिए लेन देन हो सकता है आपका उधार। और जो टर्म मनी होता है इसमें क्या होता है? 14 दिन से ज्यादा का लेन देन होता है। तो ये आपका ट्रेजरी का सिस्टम का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। तो इस तरह से बोल रहे हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा है आपका? एक वाला है, मतलब सेकंड ऑप्शन देख लीजिए पहले आपका, एक ही बार में आपका बन गया, ये सेकंड ऑप्शन पहला मिल गया। उसके बाद कौन सा है आपका? 2 से 14, मतलब तीसरा नंबर का हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में 1 नंबर। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक, ये ओके हो गया सवाल। और आगे बढ़ते हैं हम। आगे एक क्वेश्चन है आपके पास, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकपाल क्या करता है? भ्रष्टाचार से दूरी बनाने के लिए प्रशासन में, शासन में पारदर्शिता को बढ़ाने का काम करता है। तो यहां पर जो बैंकिंग लोकपाल का सिस्टम है ये 1995 में ही भारत में लागू है। और अभी हाल में ही इसमें कुछ और कड़ाइयां हुई थी, जैसे कि 2002 में एक बार इसमें अबिटमेंट हुआ था, फिर 2006 में भी इसमें अबिटमेंट हुआ था। इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। साधारण शब्दों में अगर आप देखेंगे तो जब आप बैंक में जाएंगे तो एक बॉम्बे का फोन नंबर लिखा रहता है। अगर आपको उस बैंक के क्रेडिट कार्ड से, एटीएम से या वहां के ग्राहकों के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है या कोई आपको सर्विस मिल नहीं पा रहा है, तो उस सर्विस को देखने के लिए एक विशेष प्रकार की संस्था है। और ये संस्था क्या करती है? बैंकों को नियंत्रित करती है ताकि वो ग्राहकों के साथ एक सही तालमेल के साथ अपने कार्य को अंजाम दे सके। तो यह है आपका बैंकिंग लोकपाल का काम। तो 1995 में आपका एक्टिव है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है आपका, मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? ऐसा हमारे पास सवाल है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति होती क्या है। तो हमको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, कई बार ये सवाल पूछा हुआ है कि भारत में जो है मौद्रिक नीति कौन जारी करता है। तो याद रखना, भारत में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है मौद्रिक नीति को जारी करना। अगर आपसे पूछ देता कि राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति की बात करता तो भारत में वित्त मंत्रालय ये इसको काम करता है या जारी करता है। मौद्रिक नीति होता क्या है? तो मौद्रिक नीति जो है बाजार में ब्याज के आधार पर मुद्रा के नियंत्रण की एक मात्रात्मक प्रणाली है। ठीक है, अब हम देखें कि आखिर इसमें समिति में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, टोटल 6 मेंबर होते हैं और ये जो है आपका 1 साल में 4 बार गठित होता है ये। ठीक, ये जो 6 मेंबर होते हैं इसमें से 3 मेंबर जो है आपके वो आरबीआई के होते हैं, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक और कोई व्यक्ति होता है, और 3 मेंबर जो है सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। तो इस तरह से 6 लोग मिलकर के ब्याज में कितनी कमी करनी है, कितना बढ़ाना है, बैंक दर क्या होना चाहिए, रेपो क्या होना चाहिए, रिवर्स रेपो क्या होना चाहिए, सीआरआर क्या होना चाहिए, जिसमें से 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 भारत सरकार के मेंबर होते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा। इन विशेष बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? 5 ईयर प्लान आप जानते हैं, 1951 से 2017 तक हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान आया है, जिसमें टोटल हम देखते हैं कि भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं। इसमें एक संस्था थी आपका योजना आयोग, जो कि क्या करता था, इस पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम करता था। एक संस्था है जिसका नाम है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी, वो क्या करता था, इसको स्वीकार करने का काम करता था या परमिशन देने का काम करता था। तो हम देखें कि 7th 5 ईयर प्लान की बात यहां पर हमको करनी है। तो ये जो 7th 5 ईयर प्लान है हमारा 1985 से 90 के बीच का ये मामला है आपका, जिस समय राजीव गांधी जी पीएम थे। इसका मतलब क्या हो गया कि राजीव गांधी जो है इस समय अध्यक्ष रहे होंगे, और दूसरी ओर जो है इसके उपाध्यक्ष थे मनमोहन सिंह जी, जो कि बाद में पीएम भी बने। इन्हीं लोगों के द्वारा जो है निर्यात को बढ़ाने के लिए, रोजगार में वृद्धि करने के लिए एक विशेष मॉडल लाया गया, जिसको हम बोलते हैं आगत निर्गत मॉडल। इस मॉडल का नाम क्या है? आगत निर्गत मॉडल। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि 1991 में उदारीकरण या लिबरलाइजेशन ले आया गया और भारत में विदेशी कंपनियों के द्वार भी खुल गए थे। तो इन सब
फैक्ट को हमको याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल है कि राजकोषीय घाटा की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था। बजट में एक शब्द आता है आपका राजकोषीय घाटा, मतलब सरकार को अपने खर्चा को पूरा करने के लिए और कितना धन चाहिए। साधारण भाषा में देखें तो इसी को हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक, मान लीजिए सरकार को जो है 100 रुपए खर्च करने के लिए चाहिए और उसको 90 रुपए आया मान लीजिए, तो 10 रुपए क्या चाहिए उसको और चाहिए, तो ये और जो चाहिए वही क्या है आपका राजकोषीय घाटा है। ठीक है, तो जो राजकोषीय घाटा है इसके संबंध में सुखमा चक्रवर्ती समिति ने बकायदा इसके बारे में सिद्धांत को प्रस्तुत किया था कि ये कैसा होना चाहिए, इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये सब इन्होंने बताया था। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सी है सुखमय चक्रवर्ती, ये राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के आए हुए प्रश्नों को देखा, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे उसको हमने जानने का प्रयास किया। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, आगे की बात आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। हम लोग उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो टेस्ट जो श्रृंखलाएं हैं उसमें से हम लोग टेस्ट नंबर 36 में आए हुए जो साइंस के क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन को और उसका एक्सप्लेनेशन को आज डील करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यकृत अर्थात लीवर सिंथेसिस संश्लेषित करता है किसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। यूरिया, प्रोटीन, रुधिर, शर्करा। शर्करा मतलब शुगर हो गया, रुधिर मतलब ब्लड हो गया। देखिएगा क्या काम है। लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके या एब्जॉर्ब करके या स्टोर करके रखता है। ये क्या करता है, जितने भी एक्सक्रीटरी या उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको सिंथेसाइज करता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन का अंश है वो बाद में विखंडित होके जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के पश्चात यूरिया का निर्माण करता है और यही यूरिया को क्या करेगा, लीवर जो है वो किडनी के पास या वृक्क के पास ट्रांसफर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीनियल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है। देखिएगा, पीनियल जो ग्रंथि रहती है जो यहाँ पे दोनों आंखों के बीच में जहां महिलाएं टीका लगाती हैं या बिंदी लगाती हैं वहां पे रहता है पीनियल ग्लैंड। ये हमारा बॉडी का क्या करेगा, बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है और एक हार्मोन स्रावित करता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करेगा, एक पिगमेंट रहता है वर्णक है ना, मिलेनिन, जिसके कारण कोई व्यक्ति गोरा, सांवला या काला होता है तो उसको मेंटेन करता है और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको क्या करेगा, रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन। सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। देखिएगा, टाइफी शब्द आया है तो आप रिलेट करके इसको ना मियादी बुखार को टाइफाइड बोलते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टाइफाइड या जो मियादी बुखार रहता है वो सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पीएससी में पूछे जाते हैं कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। तो ये क्या हो जाएगा, सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड जो है वो बीमारी पैदा करता है जो कि क्या है, दूषित खान पान, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। देखिएगा, केरोसिन, डीजल और पेट्रोल क्या है, सभी क्या करें, हानिकारक गैस को उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस के ऊपर प्रयोग हो चुके हैं, ट्रेन चलाई जा चुकी है, भविष्य का ईंधन कहलाता है और ये लगभग शून्य क्या करेगा, प्रदूषण पैदा करता है। तो ये भविष्य का ईंधन है और इससे प्रदूषण लगभग नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अभ्यारण्य मतलब सेंचुरी का नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है। सिंपल सा फैक्ट है ये, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है असम में, इसका नाम नदी के ऊपर रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया था। अब देखिएगा, ये जुलाई 2019 का प्रश्न अब 2021 आ चुका है, तो ये प्रश्न क्यों दिया गया है ये ध्यान रखिएगा। ये अप्रासंगिक नहीं है, अभी भी प्रासंगिक है, क्योंकि चंद्रयान क्या है, हमारा भारत का बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी पूछा जा सकता है। क्लियर। मंगलयान, चंद्रयान इत्यादि, गगनयान भी है, तो ये सभी अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं, वो कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसका आंसर होगा GSLV Mark 3। क्लियर। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है।
विडॉल टेस्ट से किस बीमारी की पहचान की जा सकती है? तो याद रखिएगा, टाइफाइड जो अभी हमने देखा कि सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, उसको कंफर्म करने के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल की स्थायी कठोरता जो परमानेंट हार्डनेस है उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो वॉशिंग सोडा है ना, जो कपड़े धोने का जो सोडा रहता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को, हार्डनेस को हम लोग क्या करते हैं, दूर करते हैं। क्लियर? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? सामान्य सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सर्वप्रथम क्या किया था, सेल को खोजा था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइट्रियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। ठीक है, तो किसका समस्थानिक है ये? समस्थानिक को क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स कहा जाता है। समस्थानिक को क्या बोला जाता है? आइसोटोप। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइट्रियम क्या होते हैं देखिएगा। हाइड्रोजन का क्या रहता है, परमाणु क्रमांक 1, इसका भार 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, भार 2, 1 का परमाणु क्रमांक 1, भार 3। पहले वाले को बोला जाता है प्रोटियम, दूसरे वाले को बोला जाता है ड्यूटीरियम और तीसरे वाले को बोला जाता है ट्रिटियम। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। और यही जो दूसरा, ये तीनों के तीनों H मतलब हाइड्रोजन के समस्थानिक है। यही ड्यूटीरियम क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके D2O हैवी वाटर बना लेता है। ठीक है, हैवी वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, भारी जल। और ये क्या करेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, यूज आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसको कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह बोला जाता है? देखिएगा, कोशिका में एक अंग रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन को वो ट्रैप करेगा। जो भी हम लोग भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ, जो ग्लूकोज जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ग्लूकोज का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट पैदा होता है। सारी घटनाएं स्टम को कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये घटना घटती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिएगा, कोई भी चीज जो खराब होती है बैक्टीरिया या फंगी के द्वारा, उस घटना को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। एक प्रकार का अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा, खमीरीकरण को इंग्लिश में हम लोग फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा बनता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो साइंस के क्वेश्चन है उसको देखा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट क्रमांक 36 के प्रश्न क्रमांक 91 में आपसे पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्रम क्या है? तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में बोबड़े जी हैं। ठीक है, और इनका क्रम है 47। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत और फ्रांस के मध्य आर्मी सैन्य अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, भारत और फ्रांस के मध्य सैन्य अभ्यास पहले दो रूपों में होता था, एक आर्मी और एक नेवी का हुआ करता था। और अभी एक और सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है जो एयर फोर्स के साथ होने वाला है। तो तीनों को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पहला नाम जो है शक्ति, ये है आर्मी के साथ। दूसरा है वरुण, ये है आपका, नहीं वरुण नाम नहीं आता है, गरुण आता है। गरुण आता है आपका नेवल के साथ। और जो एयर फोर्स के साथ है, एयर के साथ, इसे कहते हैं स्काई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा, विकल्प ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 93 में आपसे पूछा गया है, मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त 2020 प्राप्तकर्ता कौन है? पहला है श्री मनोहर पर्रिकर जी, दूसरे हैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी, चौथे हैं श्री छन्नूलाल मिश्र जी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है श्रीमती सुषमा स्वराज जी। इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया था।
चलिए अगला सवाल देखिए। 94 में पूछा गया A68A क्या है? A68A क्या है? एक हवाई जहाज, एक मिशन कोड, एक आइसलैंड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यह एक आइसलैंड है जो आप देखते हैं नॉर्थ जो उत्तरी अटलांटिक जो है वहां से एक बहुत बड़ा आइसलैंड जो है टूट करके समुद्र में आ गया है, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को डिनोट कर रहा है। हाल ही में ये घटना हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा का विषय है और उसी का नाम रखा गया है A68A। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 किसे प्रदान किया गया है? पहला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दूसरा है इमैनुअल चार्पियर, तीसरा है माइकल ह्यूस्टन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। अगला सवाल देखिए। वर्चुअल मैराथन का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? पहला है बात है गुमान के छत्तीसगढ़ सम्मान के, दूसरा है बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के, तीसरा है बात है सम्मान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के, चौथा है बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया सम्मान के। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। चलिए अगला सवाल देखिए। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली कितने जिलों से होकर गुजरी? देखिए पहला है 27, दूसरा 18, तीसरा है 19 और चौथा है 9। इसका सही आंसर है 19 जिलों से होकर के गुजरा है। आप सभी को ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ में राम वनगमन का जो पर्यटन क्षेत्र है या जहां जहां से श्री राम भगवान जी गुजरे थे, उन क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था जो कुल 1575 किलोमीटर, ये जो किलोमीटर का डिस्टेंस है ये तय करेंगे और उसमें लगभग 19 जिलों से होकर के गुजरने वाले हैं। ये कोरिया से लेकर के सुकमा के रामाराम वाले क्षेत्र तक ये लोग जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में लगाए जा रहे इथेनॉल प्लांट किस मॉडल की है? आप सभी जान रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना इथेनॉल प्लांट जो है ये अभी मूर्त रूप में आने वाली है और इसे बनाया जा रहा है पीपीपी मॉडल के तहत। हाल ही में 4 प्रस्ताव को लेकर के भी एक अनुबंध भी किया गया। ठीक है, तो ये किस मॉडल पर आधारित है? पीपीपी मॉडल। ये सिर्फ निजी नहीं है ना शासकीय नहीं, दोनों के द्वारा मिल करके इसे लाया जा रहा है अस्तित्व में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कब से कब तक की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए पहला विकल्प है 1 दिसंबर 2020 से 15 जनवरी 2021, दूसरा है 15 दिसंबर से 31 जनवरी, तीसरा 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक, और यही हमारा सही आंसर है। धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। राज्य के किस स्थान पर शहीद उद्यान बनाया जा रहा है जहां पर वॉल ऑफ ऑनर आकर्षण का केंद्र होगा? इसका सही आंसर है विकल्प सी, भिलाई। इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 36 में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण देखा। धन्यवाद।